अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिक्कप के बारे में। यानी ये हिक्कप यानी हिचकी जो है क्यों होती है, कौन कौन से काजेज़ हैं इसके, कहाँ से होती है, कौन से नर्व्स इसमें शामिल हैं और इसके मज़ीद मतलब किस तरह हम समझ सकते हैं कि फ़िलहाल नर्व्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और मज़ीद हम इसको मज़ीद जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, हिक्कप जो है इसकी जो मेन डेफिनेशन है उसको देखें। हिक्कप की मेन डेफिनेशन जो है हम कहेंगे कि इट इज़ इनवॉलंटरी स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। ठीक है, इट इज़ स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह। इसके अलावा एंड जो हमें एक आवाज़ सुनाई देती है ना हिक्कप से, हिचकी से एक इस तरह की एक आवाज़ आती है ना, वो ये जो है किस वजह से होती है, ड्यू टू क्लोज़र ऑफ। ठीक है यार, मैं लिख देता हूँ ड्यू टू सडन क्लोज़र ऑफ ग्लॉटिस। किस तरह ये मैं मज़ीद बता देता हूँ। अच्छा, इट इज़ इनवॉलंटरी का मतलब ये है कि वो एक्शन जो हमारे अपने बस में नहीं होते उनको इनवॉलंटरी बोलते हैं। जैसे हमारे हार्ट बीट है, हमारे डाइजेशन है, वो हमारे अपने हाथ में नहीं होते ना, वो अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं। वो अनस्टॉपेबल हैं, जब तक सांस चल रही है वो हैं, सांस ख़त्म होने के बाद वो भी ख़त्म हो जाएंगी। वॉलंटरी मूवमेंट वो होते हैं जो हमारे हाथों में हो, अपने हाथों में हो। मतलब हम अपने आंखें बंद करते हैं तो ये वॉलंटरी है, खोल देते हैं ये इनवॉलंटरी है, हाथ में यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ तो वॉलंटरी है। मतलब हमारे अपने हाथ में हो उनको वॉलंटरी बोलते हैं, इनवॉलंटरी वो हैं जो हमारे अपने हाथ में नहीं होते। तो हिक्कप है यानी हिचकी जो है वो इनवॉलंटरी है, यानी खुद ब खुद होता है। दूसरा स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन। स्पाज्मोडिक मतलब ये है कि वर्ड स्पाज्म से निकला है। स्पाज्म का मतलब है प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, यानी कि एक मसल है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसी हालत में पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं स्पाज्म। स्पाज्मोडिक यानी कि एक कंट्रैक्शन आती है, एक प्रोलॉन्ग, एक मतलब मसल जो है एक प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है अचानक से, इसलिए बोलते हैं इनवॉलंटरी स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम और ग्लॉटस क्या होते हैं वो मैं मज़ीद आगे बता देता हूँ। अच्छा, अगली बात यह है कि ये हमारे पास हो गया मिड ब्रेन, ठीक है, ये पॉन्स, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, ये क्या है, मिड ब्रेन है, ठीक है। मिड ब्रेन के बाद ये पोन्स, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है यहाँ पर मुख्तलिफ सेंटर्स होते हैं, मतलब स्लीप सेंटर है, थ्रस्ट सेंटर है, उसी तरह हिक्कप सेंटर है। मतलब कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ वहाँ इनकी स्टिमुलेशंस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं कि कोई सिग्नल आएगी तो हम वही एक्शन परफॉर्म करेंगे जिस चीज़ की स्टिमुलेशन आएगी, ठीक है। इसलिए वहाँ पर यहाँ मुख्तलिफ मतलब ये कह सकते हैं, ये लाजमी बात है ना, ये तो ब्रेन का हिस्सा है ना, मिड ब्रेन, पोन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तो ब्रेन के हिस्से हैं। तो जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं कि इस तरह की स्टिमुलेशन आई है तो हमने इस तरह का एक्शन जो है वो परफॉर्म करना होता है। अच्छा, ये मिड ब्रेन मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद यहाँ मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एसोफिगस एंड ट्रैकिया। ये मैं पहले ट्रैकिया बनाऊंगा क्योंकि ट्रैकिया ऊपर होता है, एसोफिगस उसके नीचे होता है। ट्रैकिया सांस की नाली, एसोफिगस खुराक की नाली। अच्छा, ये है ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया बना रहा हूँ मैं। ये ट्रैकिया आगे आके डिवाइड हो जाएगी किस में, दो ब्रोंकाई में। वो ब्रोंकाई जो है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, दो लंग्स में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया के बाद इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई जो हैं वो आगे कन्वर्ट हो जाते हैं लंग्स में, ठीक हो गया, ये लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, ये लंग्स में कन्वर्ट हो गए। अब ये लंग्स के नीचे, यहाँ लंग्स मतलब ये एक तरह का एक, ये हमारे पास लंग्स है ना, लंग्स किसके ऊपर हैं, या मेरा हाथ समझो लंग्स हैं। ये पेपर क्या है,
पेपर डायफ्राम है। लंग्स जिस चीज़ के ऊपर बैठे रहते हैं, खड़े हैं, मतलब जहाँ जिसके ऊपर हैं, उनको बोलते हैं डायफ्राम। मतलब एक मसल है, ठीक है, ये ठीक है, ये डायफ्राम है। ठीक हो गया। ये एक मसल है जो कि लंग्स के ऊपर है, लंग्स जिसके ऊपर है ना, ठीक है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम के ऊपर लंग्स पड़े होते हैं, ठीक है, ये डायफ्राम है। इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ठीक हो गया, डायफ्राम हो गया। अच्छा, इस डायफ्राम के नीचे, बिल्कुल इस डायफ्राम के नीचे जो है वो हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है? ये स्टमक है। हाँ, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब होता क्या है कि जो स्टमक, जो ये डायफ्राम है, डायफ्राम अगर कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स भी करता है। जब हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है ना, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। जब इंस्पायरेशन होती है तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, इंस्पायरेशन के दरमियान क्या होता है? इंस्पायरेशन, दूसरा है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जो है यहाँ पर क्या होता है? डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट करता है। एक्सपायरेशन में लाजमी बात है, यहाँ कंट्रैक्ट करता है तो यहाँ रिलैक्स करेगा। मसल है, ठीक है, क्योंकि ये जो डायफ्राम है कंट्रैक्ट या रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से लंग्स का प्रेशर जो है सबसे पहले डायफ्राम में आता है। डायफ्राम के बाद ये प्रेशर को डिक्रीज़ करके सांस के मतलब सांस लेते हैं तो अब हम उसको एक्सपायर करते हैं तो सारा प्रेशर जो है लंग्स का यहाँ से निकल जाता है ट्रैकिया के ज़रिए से। अच्छा, ये डायफ्राम जो है कैसे कंट्रैक्ट करता है, कैसे रिलैक्स करता है? ये दो नर्व्स की वजह से करता है। ठीक है, अब जो हमारा ये यहाँ पर जो, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये ओवरऑल जो हमारे पास ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर यहाँ पर लैरिंक्स है। लैरिंक्स को यहाँ पर इस तरह एक चीज़ है, उसका नाम है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, किस तरह होती है, मज़ीद आगे समझ लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमारा नेक रीजन है, यहाँ से एक नर्व निकलती है दोनों तरफ, इस साइड से भी, इस साइड से भी। मैं एक तरफ शो कर रहा हूँ, ठीक है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये नर्व क्या करता है? इस तरह आती है, इस तरह आने के बाद ये आकर डायफ्राम में ख़त्म हो जाता है। इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, ठीक है। इस तरफ ये, इस नर्व जो है वहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। इस नर्व का नाम है फ्रेनिक नर्व, PHRENIC, फ्रेनिक नर्व। ये फ्रेनिक नर्व जो है ये मिक्स्ड नर्व है, यानी इसमें सेंसरी फाइबर्स भी हैं और मोटर फाइबर्स भी हैं। अगर आसान अल्फाज में कह दें कि इसमें सेंसेशन यानी स्टिमुलेशन लाने की भी कैफियत है और सेंसेशन दोबारा यानी कि सिग्नल दोबारा भेजने की भी कैफियत है, यानी मिक्स्ड नर्व है, सेंसरी और मोटर दोनों काम कर सकता है। अच्छा, एक नर्व तो ये हो गया, इस तरफ से भी आता है और इस तरफ से मिक्स्ड नर्व है। दूसरी बात यह है कि ये पोन्स, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीनों को मिला के बोलते हैं ब्रेन स्टेम। इस ब्रेन स्टेम से भी एक नर्व आती है, ठीक है, ब्रेन स्टेम से भी एक नर्व आती है, इस तरफ से भी आती है और इस तरफ से भी आती है, मतलब दोनों तरफ से आती है। इस नर्व को, ये नर्व पहले आती है, यहाँ इस तरह एक लूप बनाती है, आके अटैच हो जाती है एसोफिगस यानी कि जो हमारा नेक रीजन है यहाँ पर। उसके बाद ये नीचे आती है, इसको फॉलो करती है हमारे ट्रैकिया को फॉलो करने के बाद ये नीचे आती है। नीचे आने के बाद ये जो है मज़ीद इस तरह नीचे आती है और डायफ्राम तक जाती है। डायफ्राम को क्रॉस करने के बाद ये जो है हमारे स्टमक में डिवाइड हो जाता है, मतलब जो ट्रिब्यूटीज़ हैं इसके, मतलब जो छोटे छोटे पार्ट हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। इस नर्व को एक स्पेशल नाम देते हैं, इसका नाम है वेगस नर्व। वेगस नर्व, ये क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व नंबर 10, ठीक है, वेगस नर्व। और जो वेगस नर्व है ये भी मिक्स्ड नर्व है, इसमें भी सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर फाइबर्स भी होते हैं, यानी सिग्नल लाते भी हैं और सिग्नल दोबारा वापस ब्रेन स्टेम में भेजते भी हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें इस तरह तो इंसान जो है वो नॉर्मल है, कोई हिकअप नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसमें हिकअप किस तरह होती है। अब इस चीज़ को गौर से देखना है, पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा फिर थोड़ा साथ साथ में लिखूँगा। अब हिकअप इस तरह होती है कि कुछ भी मैंने कहा ना कि ये फाइबर्स ऊपर की तरफ मतलब जो है सिग्नल ले जाते भी हैं और सिग्नल लाते भी हैं। अब कुछ भी यहाँ पर स्टमक इरिटेशन होता है, काजेज़ क्या है, ठीक है,
हिक्कप के काजेज़ कुछ भी यहाँ पर स्टमक में इरिटेशन हो जाती है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टमक इरिटेशन, ठीक है। स्टमक इरिटेशन मतलब यहाँ पर जो HCl प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा लेवल में आ सकता है, वहाँ पर जो मज़ीद अच्छी डाइजेशन है वो नहीं हो पा रही, कुछ भी इस तरह की जो है वो इरिटेशन है। दूसरा, कोई एलर्जी हो सकता है, ठीक हो गया, एलर्जी हो सकता है कोई, उसी एलर्जी की वजह से कैसे होगा वो आगे बता देता हूँ मैं। स्टमक में एलर्जी हो सकता है, कोई इरिटेशन हो सकता है, यहाँ के अंदर के सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। सेल्स में यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक जूस यानी जो फूड आया है गैस्ट्रिक से, जो सिक्रीशंस हुए हैं मुख्तलिफ एंजाइम से, वो सही तरह कायम नहीं बन पा रहा, या इस तरह के बहुत सारे जो मतलब इस तरह की कंडीशन है, कोई और ख़ास प्रॉब्लम की बात है नहीं। मतलब यहाँ पर कोई भी इरिटेशन, कोई प्रॉब्लम स्टमक के अंदर जहाँ भी होगी तो यहाँ पर एक स्टिमुलेशन जाएगी। ये स्टिमुलेशन कहाँ जाएगी, यहाँ फॉलो करेगी फिर वेगस नर्व के, ठीक है, वेगस नर्व को फॉलो करने के बाद ये आएगी हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में। मैंने कहा था मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमारे पास क्या है, हिक्कप सेंटर है। ये हिक्कप सेंटर से दोबारा यहाँ पर मौजूद है, ये हिक्कप सेंटर से दोबारा वेगस नर्व और फ्रेनिक नर्व, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है यहाँ पर जो हिक्कप सेंटर है, इस हिक्कप सेंटर से एक स्टिमुलेशन निकलेगा। वो स्टिमुलेशन क्या करेगा कि फ्रेनिक नर्व दोनों तरफ है ना, फ्रेनिक नर्व भी और वेगस नर्व भी दोनों तरफ है, दोनों तरफ के वेगस नर्व और फ्रेनिक नर्व से सिग्नल आएगा, कहाँ जाएगा, सिग्नल आने के सिग्नल डायरेक्ट जो है वो आएगा किसके पास, डायफ्राम के पास। डायफ्राम क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम जैसे ही कंट्रैक्ट करेगा तो दोबारा इसी नर्व फ्रेनिक और वेगस नर्व से दोबारा सिग्नल जाएगा कहाँ पर, हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे न्यूरॉन्स में, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो हमारे एपिग्लोटिस है वो एपिग्लोटिस जो है वो कंट्रैक्ट कर जाएगा और जो हिक्कप है वहाँ की उस तरह की आवाज़ हमें नज़र आएगी, यानी हमें सुनाई देगी। दोबारा देखें, बिल्कुल सारी प्रोसीजर यही है। क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, हम मैं अभी स्टेप वाइज लेकर आऊँ। सबसे पहले कोई इरिटेशन हो गया, ठीक है, एनी, मैं एलर्जी लिख देता हूँ, एनी एलर्जी, कुछ एनर्जी हुआ कहाँ पर, स्टमक में, ठीक है, स्टमक में कोई एलर्जी हुआ। इस एलर्जी की वजह से स्टमक में भी एलर्जी हो सकता है, एसोफेगस में भी हो सकता है, ठीक है, या इस एरिया में भी हो सकता है एलर्जी। इस एरिया का इसीलिए एरिया की बात है, मोस्टली ज़्यादातर स्टमक की बात कर सकते हैं, 80 से 85% जो है वो स्टमक की वजह से। अच्छा, कोई इरिटेशन स्टमक जो में हुई, उसके बाद सिग्नल कहाँ गई, ठीक है, सिग्नल स्टिमुलेशन सिग्नल जाएगी वेगस नर्व और किससे, वेगस प्लस फ्रेनिक नर्व। वेगस प्लस फ्रेनिक नर्व की वजह से ये सिग्नल जो है वो जाएगी ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ब्रेन स्टेम में आएगी। ब्रेन स्टेम में हिक्कप सेंटर है, ठीक है, हिक्कप सेंटर है, वो हिक्कप सेंटर जो है दोबारा वेगस नर्व और फ्रेनिक नर्व की वजह से, वेगस नर्व प्लस फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व और फ्रेनिक नर्व की वजह से दोबारा आएगी कहाँ पर, ये काज करेगी डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, डायाफ्राम में क्या पैदा करेगी, कॉन्ट्रैक्शन, डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगी। और जो डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन दोबारा, या डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नर्व से सिग्नल जाएगा एपिग्लोटिस में, और एपिग्लोटिस जो है वो क्लोज हो जाएगा, क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस। और जो हमें एक आवाज़ सी नज़र आती है, सुनाई देती है, उसी का फिर जो एपिग्लोटिस जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमें एक आवाज़ सुनाई देगी। अच्छा, ये एपिग्लोटिस किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करती है वो देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, ये इस तरह है ना, एक सांस की नाली, एक खुराक की नाली, सांस की नाली आगे होता है, ठीक है, ये इस तरह होता है, ठीक है, सांस की नाली, ये खुराक की नाली, सांस की नाली आगे होता है, खुराक की नाली पीछे होता है। ये सांस की नाली जो है, ये सांस की नाली है ना, इससे इस तरह एक मसल है, उसको इसी का ये है, ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये मिसाल जो है एसोफेगस है, मतलब एसोफेगस मतलब मतलब जो है ये खुराक की नाली है, और इसके नीचे इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। अब क्या होता है कि यहाँ पर है, ठीक है, सांस की नाली और खुराक की नाली की बात है ना, यहाँ पर
ठीक है। ये अगर हमें सांस मतलब सांस आ रही है कि हमने कोई मतलब चीज़ खानी है, तो खाने वाली चीज़ कहाँ जाएगी? खुराक की नाली में। कोई चीज़ हम खाते हैं तो सांस की नाली को ये जो एपिग्लोटिस है वो ऊपर से कवर कर देता है, ठीक है। कवर कर देता है तो वो जो खुराक जो है वो खुराक की नाली में जाती है, सांस की नाली बच जाती है। और सेम इसी तरह जब हिकअप में ये डायफ्राम जो है अचानक कंट्रैक्ट करता है, तो ये एपिग्लोटिस जो है ये अचानक से कड़प इस तरह बंद हो जाती है, ठीक है। इसी की वजह से जो हमें आवाज़ आती है हिचकी की, ये इसी वजह से है। सो दिस इज़ होल अबाउट हिचकी यानी हिकअप, कि किस तरह जो है वो हिकअप हो जाती है और किस कौन कौन से नर्व या फिर कौन कौन से मसल जो हैं वो इसमें शामिल हैं।